दोस्तों नमस्कार। संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और जो बचे हुए पाठ हैं उनको मैं आज समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि समाप्त हो जाए, अगले पाठ में ना जाए, तो आज ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, नागरिकता संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। याद रखें दोस्तों। तो इसमें 11 जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही इसका सही आंसर होगा। इसी में नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान किया गया है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का अंग है। दोस्तों, भारतीय संसद के अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी उपरोक्त में सभी आंसर होगा, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन छांटिए, यानी इसका जो ट्रू कथन है उसको छांटना है। तो इसको आप पढ़ेंगे, विधेयक 2 प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी होता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। सी में कहता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, सब का सब सही है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। दो तरह का विधेयक होता है, एक सरकारी और गैर सरकारी। दूसरा कहता है कि सरकारी सदन में सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद ही प्रस्तुत करता है। दोस्तों याद रखेंगे, सरकारी जो विधेयक होता है वो मंत्री प्रस्तुत करते हैं और गैर सरकारी विधेयक होता है मंत्री के इतर जाकर जो एमपी होते हैं वो लोग विधेयक को प्रस्तुत करते हैं सदन में। और सी आपका कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, श्योर रहिए, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसके अलावा कोई नहीं करते, यानी इसका आंसर डी होगा। 40 का आंसर डी होगा। इस 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदन में स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए तभी स्वीकृत होता है जब सांसदों की एक निश्चित संख्या उसको अनुमोदित करें, अतः इसके लिए कम से कम कितने सांसदों का अनुमोदन आवश्यक है? दोस्तों याद रखेंगे, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को अगर प्रस्ताव पर चर्चा करना हो तो कम से कम कितने सांसदों की अनुमोदन चाहिए? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको 50 सांसदों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, यानी 50 सांसदों की। भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक यानी CAG अपना प्रतिवेदन देता है। दोस्तों याद रखेंगे, CAG मैं कितना बार आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है और इसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं और अपना प्रतिवेदन भी ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो हाँ, रख सकता है, ठीक है। रखने में क्या जाता है, रखेंगे ही। और दोस्तों याद रखेंगे, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र किया हुआ हमारे संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में असत्य है? यानी इसमें फॉल्स ढूंढना है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में इसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ए नंबर कहता है, राज्यसभा की वित्त संबंधी शक्तियां लोकसभा के बराबर है। यही आपका गलत हो गया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, यानी इसका आंसर ए होगा, बाकी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व का आधार निम्नलिखित में से किससे समझा जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, अभी जो आधार है प्रतिनिधि का वो जनसंख्या का आधार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा उपाध्यक्ष किसी भी संसदीय समिति का अध्यक्षता कर सकता है। पहला तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, एक ही व्यक्ति एक साथ संसद तथा राज्य के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता है। इसके बाद सी में कहता है, लोकसभा के विसर्जित होने पर स्पीकर का पद खाली नहीं होता है। तो इसमें असत्य कौन है? असत्य कोई नहीं है, यानी जितना का जितना है
वो सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों याद रखेंगे, अध्यक्ष जो पद होता है उसकी शपथ कोई नहीं दिलवाता है। हाँ, लेकिन अध्यक्ष कोई न कोई एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो वो जो शपथ लेते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के तौर पर, यानी उपरोक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आप इसको आप देखेंगे कि कौन मनोनीत करते हैं। तो आपको कितना बार मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति करते हैं, वो भी 12 सदस्यों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र राज्य से राज्यसभा में सिर्फ एक सदस्य भेजा जाता है? यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार आपको देखना है कहाँ से सिर्फ एक सदस्य भेजा जाता है। तो जितने भी ऑप्शन दे रखा है सभी जगहों से एक एक मेंबर भेजा जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संघ की इकाइयों में उनकी अनुमति के बिना परिवर्तन कर सकती, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है? तो अगर आप इसको सही से देखेंगे तो ये आपका आंसर डी होगा, अनुच्छेद 3। आप इसके संघ राज्य के बारे में है, आप इसको सही से देख लेंगे वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो बना होगा उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली निर्भर है। तो संसदीय प्रणाली निर्भर है, तो आपको पता है दोस्तों कि संसदीय प्रणाली हमारे पास है, तो ये राजनीतिक दलों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन छांटिए, यानी फिर से वो फॉल्स छांटना है। ठीक है। तो फॉल्स छांटने के लिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सी नंबर दे रखा हुआ है, राज्यसभा में बिहार राज्य का प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ऐसा बात नहीं, इसका यही असत्य होगा। आपको पता है सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश का है। बाकी आप देखिए पढ़ के क्या क्या लिखा हुआ है। ये ऑप्शन दे रखा हुआ है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनकी प्रतिनिधि एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चयनित होते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है, बी में कहता है संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, ये बात सच है। नेक्स्ट कहता है आपका डी कहता है कि राज्यसभा में समस्त सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, ये भी बात सच है। ठीक है। यानी सी इसका सही आंसर होगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, राज्यसभा का एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात एक पद निवृत्त होते हैं और नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान ग्रहण करते हैं? दोस्तों याद रखेंगे ये आपका प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, ऐसा होता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये नहीं करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है। दोस्तों मैं कितना बार आपको बता चुका हूँ, संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद 108 के तहत में है। और अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी विधेयक के प्रति, खासकर साधारण विधेयक के प्रति अगर मतभेद हो जाए यानी गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया भी जाता है और उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या है, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितने लोकसभा सदस्य थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है, यानी इसका क्वेश्चन का डिमांड ये कह रहा है कि आप अभी जो मेरे पास 545 जो सदस्य हैं वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया या स्थापित किया गया है। तो संवैधानिक संशोधन है आपका 31वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया या स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधित है? देखिए किसी से नहीं है।
ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब CAG अपना रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जब उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं तो उस रिपोर्ट को PAC यानी लोक लेखा समिति फिर से उस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संबंधित कर रहा है तो संबंधित कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 161 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस समिति की सदस्यता मंत्री नहीं ग्रहण कर सकता। तो ये उपरोक्त में सभी होगा, यानी इस कोई जितने भी समिति दिया हुआ है इन समितियों का कोई भी सदस्य मंत्री ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लोक लेखा समिति यानी 22 सदस्य इसमें होता है, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होता है, सरकारी उपक्रम समिति इसमें 22 सदस्य होता है। तो ये जो 22 लिखा हुआ है इसमें दोनों में लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं और इसमें सिर्फ लोकसभा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसको जो निर्वाचित होते हैं, हमारे अभी तीनों समिति के बारे में आपको बताया गया। तीनों समितियों का जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है और सदन द्वारा उनके सदस्यों के बीच से किया जाता है, यानी इसका आंसर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राक्कलन समिति से संबंधित है। तो प्राक्कलन समिति से संबंधित अभी भी मैंने आपको बताया, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 300 मेंबर लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखेंगे, संसद के प्राक्कलनों में प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन सुरक्षित है। यानी गैर सरकारी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, गैर सरकारी मतलब है जो MP लोग विधेयक पेश करते हैं, इस तरह का कोई विधेयक पेश करना हो तो ये कौन सा दिन तय किया गया है, तो वो दिन है शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष दल के नेता की सुविधाओं एवं मान्यताएं प्रदत्त की गई है। विपक्ष का नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसके विचार के लिए स्वीकार किया गया, जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, JB कृपलानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। दोस्तों ये इसका आंसर हो 249। मैं इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, फिलहाल बोलने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और देखना चाहते हैं पिछला वीडियो कब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है, क्यों इसे क्योंकि दिया हुआ है। तो इसको आपका सही आंसर जो आपके पास है वो C है, यानी भारत की कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा को है, यानी सिर्फ ये इस कार्य के लोकसभा ही जिम्मेदार है। तो वो है एक धन विधेयक को पेश करना, ठीक है, प्राक्कलन समिति को गठित करना, ये भी है, मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, और तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना, ये लोकसभा के पास नहीं है, ये राज्यसभा के पास है। यानी 1, 2, 3 जहाँ पर होगा वही उसका आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो भारत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास है डी, यानी संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल के बारे में सही नहीं है। तो आपको दोस्तों याद रखना है शून्यकाल के बारे में। तो शून्यकाल के बारे में देखिए, इसको पहले जान लीजिए। प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल 12 बजे से प्रारंभ होती है, शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक चलता है, यानी ये तीनों आपका सही है, ठीक है। तो सही कौन नहीं है, तो सही आपका डी नहीं है, या नियमों में शून्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है, ये आपका सही नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नांकित समिति का पदेन सभापति होता है। इसका सही आंसर है कार्य मंत्रणा समिति। पीछे भी मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति के बारे में है, तो इस क्वेश्चन को आप सही से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। लगभग 9 वीडियो है भारत के राष्ट्रपति, सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में 9 वीडियो है। तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, मैं प्लेलिस्ट में उसको शामिल कर दिया हूँ। राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में आप आराम से सारे वीडियो को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जितना भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से लेकर यूपीएससी तक जो एग्जाम देना चाहते हैं सारे एग्जाम में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, मैं पीडीएफ भी दूंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आगे चल के आप जुड़े रहिए, आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, वो भी पूरी तरह मुफ्त, ठीक है। और आगे हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो इसको आप सही से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। पढ़िए सही तरीके से, बहुत देर में दिया हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको यहाँ पर जो डी आंसर दे रखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। दोस्तों याद रखेंगे, दोनों सदनों में का मतलब, कहने का मतलब राज्यसभा लोकसभा के बारे में है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होता है? तो इसका आंसर होगा वित्तीय विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो सदन के अध्यक्ष के पास ये शक्ति निहित होती है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें आपको सही नहीं ढूंढना होगा। तो ए नंबर में देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हाँ, भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। देखिए ये बात भी सच है, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव करते तो हैं, लेकिन सिर्फ यही करते हैं ऐसा बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। ये आपका सही है, यानी सी आपका भी यहाँ पर सही है, ठीक है। और डी कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है, ये भी सही है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? बी सही नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ राज्यसभा द्वारा नहीं होती है, लोकसभा द्वारा भी होती है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में भी अच्छा से वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उपराष्ट्रपति के वीडियो भी देख लेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या हो सकता है? संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, और क्या हो सकता है? यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद संभालने पर, दोस्तों मैं अभी बताया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो जब पद संभालते हैं तो शपथ नहीं लेती है। शपथ कैसे लेती है? जब वो उसे एमपी के तौर पे शपथ दिलवाते हैं, ना कि प्रॉपर रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। वो शपथ लेते हैं लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा के स्पीकर के तौर पर शपथ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बी, यानी शपथ नहीं लेनी पड़ती है लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न द्वारा सदस्य। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तारांकित प्रश्न यानी स्टार मार्क जो प्रश्न होता है उसमें क्या करना पड़ता है? सदन पर मौखिक उत्तर चाहता है, ठीक है। दूसरा कहता है अतारांकित प्रश्न की स्थिति में संबंध मंत्री द्वारा क्या होता है? इसमें अगर तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर मांगा, अतारांकित प्रश्न में क्या हो सकता है? इसमें सदन के पटल पर लिखित उत्तर दिया जाता है, यानी इसमें लिखित उत्तर चाहिए, ठीक है। संकट काल की स्थिति में केंद्रीय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को
दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं करवा चुका हूँ एक बार में 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको संसद संशोधित कर सकती है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है दोस्तों। संविधान संशोधन के बारे में संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान नहीं है। अगर दोनों सदनों में, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, दोनों सदनों द्वारा सेपरेट पास होना चाहिए, यानी लोकसभा में भी सेपरेट तरीके से पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी सेपरेट तरीके से पास होना चाहिए, और फिर तब राष्ट्रपति से लास्ट में साइन होता है। नेक्स्ट, और आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में लागू नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और कौन विधेयक धन विधेयक होगा, कौन से विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस क्वेश्चन का लागू नहीं होता है, इसमें आपका बी होगा। धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में उसका निराकरण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है, ऐसा कोई बात है ही नहीं है। धन विधेयक में सर्वोच्च लोकसभा है, न कि राज्यसभा है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका बी है। बाकी इसको आप सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका संसद संबंधित कुछ क्वेश्चन, जो कि मैं 1 से लेकर मैं करवाने की कोशिश किया यहाँ तक। 3-4 पार्ट में जो भी है देख लेंगे। संसद से संबंधित किसी पर कोई क्वेश्चन कहीं भी जाइए, कभी नहीं छूटने वाली हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बातें हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।